कहते हैं रातें दिन से ज्यादा खतरनाक होती हैं और अमावस्या की रात तो इससे भी ज्यादा। अमावस की रात को भूतहा इलाकों में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इस रात भूत प्रेत और भटकती बुरी रूहों का गुस्सा और उनकी शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं और अपने दायरे में उस शख्स की तलाश करते हैं जो उनका शिकार बन सकता है। दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप समझिए, अगर मैं कल शाम तक शहर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखो बेटा, जॉब तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं कहता हूं आज रात रुक जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज भटकती रूहें शिकार करने को पागल होती है। दादाजी, अब आप मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत कीजिए और जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। संजय की ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इसके बावजूद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस वजह से कल तक उसे शहर किसी भी तरह पहुंचना था। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी संजय ने किसी की एक ना सुनी और अपना सामान लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक लौते बस स्टैंड की तरफ अकेले ही पैदल चल पड़ा। ना जाने गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। संजय अभी कुछ देर चला ही था कि तभी आसमान में बादल काले पड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवाएं संजय को बार बार किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी होने वाला था। संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा, पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता, उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था
उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत! ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को संजय की लाश सड़क पर पड़ी मिली, जिसमें दिल नहीं था। उसके दादाजी ने अफसोस के आंसू रोए, क्योंकि मना करने के बावजूद संजय ने अमावस की रात को जाने की बेवकूफी की और अंजाम एक भयानक मौत। कहते हैं उस गांव में हर अमावस की रात को वो शॉल लपेटे शख्स घूमता है और जो भी राही उसे टहलता दिखता है उसका पीछा करता है और उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई गलती कर देता है तो उसका अंजाम एक झटके में वही होता है जो संजय का हुआ। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था, जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे।
पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया
और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रखकर नया घर देख रहा था। तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया।
ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता। मेरे तो भाग खुल गए। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया, क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की,
पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए। अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए। वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि, सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश? तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक। अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे, इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। इस कहानी की शुरुआत एक कॉल सेंटर में हुई थी। महेश नाम का एक आदमी था। उसकी खासियत थी कि वो कई आवाजों में बातें कर सकता था। वो अपने हर क्लाइंट से अलग आवाज में बात करता। हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके इस वॉइस ओवर की कला से वो कॉल सेंटर में काफी मशहूर था। महेश का बॉस उसे काफी पसंद करता था। वेल डन महेश, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करता हूँ। प्रमोशन की बात सुनकर महेश बहुत खुश था।
कुछ दिनों बाद महेश का प्रमोशन हो गया। अब वो एक आम टेलीकॉलर नहीं था, बल्कि वो एक सोशल मीडिया वॉइस एग्जीक्यूटिव था। अब उसका काम इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात करना था। महेश जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो एक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ कंपनी थी। यहाँ महेश को लोगों से बात करके उनकी मदद करनी थी और इसलिए महेश को 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। महेश इंस्टाग्राम पर लाइव था। तभी उसे किसी जतिन का मैसेज आया। लिखा था आई नीड हेल्प। महेश ने तुरंत जतिन को इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल किया। वीडियो में जतिन के सामने एक जोकर था जो उससे बात कर रहा था। हेलो जतिन, बोलो क्या बात है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने जतिन? मेरी गर्लफ्रेंड ने। हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तो उससे शादी करने का भी फैसला लिया था, पर उस कमीनी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? कल मैंने उसे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की गोद में बैठा हुआ देखा। मेरा तो मन कर रहा है कि दोनों का खून कर दूं। रिलैक्स जतिन, जो उन दोनों ने किया वो गलत है, पर अब जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत है। महेश ने जतिन की स्क्रीन पर एक हिप्नोटाइजिंग एनिमेशन लगा दिया और जो जो बातें महेश बोल रहा था वो सब जतिन एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जतिन शांत हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जतिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या? उसका वो देखे। मुझे तो बस अब अपनी लाइफ में फोकस करना है। थैंक यू जोकर, थैंक यू वेरी मच। You're वेलकम। महेश बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। इसके बाद महेश ने कई और क्लाइंट्स को वीडियो कॉल करके उनकी मदद की, पर जल्द ही महेश इस काम से उब चुका था। वो कुछ अलग करना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे थे। महेश को नींद आ रही थी, पर तभी उसे एक मैसेज आया सोनल का। सोनल एक 18 साल की लड़की थी। मैसेज में लिखा था कि उसे हेल्प चाहिए। वो बहुत डरी हुई है। महेश यानी जोकर ने सोनल को कॉल लगाया, पर जोकर को देखकर सोनल और डर गई। कौन हो तुम? मैं जोकर हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी मदद करूँगा। नहीं। सोनल बार बार कॉल कट कर रही थी। जोकर उसे कॉल लगाए जा रहा था। महेश को बहुत मजा आ रहा था सोनल को डराने में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग मेरी वॉइस से डर भी सकते हैं। सोनल ने वीडियो कॉल उठा लिया। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। महेश को अच्छा लग रहा था कि सोनल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। महेश ने कॉल कट कर दिया और हंसने लगा। ये हुई ना बात। अब से महेश बीच बीच में लोगों को डराया करता। लोगों को डराने से महेश को बहुत मजा आता था। इस बीच एक संडे को महेश अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने गया। संध्या का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बोर हो गई हूँ और अपनी सहेलियों के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मजे से जाओ और मस्त घूमना। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या को बहुत कम टाइम दे रहा है और धीरे धीरे संध्या उससे दूर होती जा रही है। महेश के सर पे तो बस अपनी नई जॉब का सुरूर चढ़ा था और कैसे नहीं होता। उसकी सैलरी जो 3 गुना हो चुकी थी। एक और हफ्ता बीत गया। महेश और संध्या बस फोन पे ही बातें करते थे। संध्या ट्रिप पर भी चली गई थी, पर सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि एक लड़के के साथ। ट्रिप से लौटने के बाद संध्या गिल्ट में थी। वो महेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर महेश। संध्या, तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा। तुम बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर संध्या ने महेश को कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाकर चली गई। महेश को संध्या का ये बर्ताव खटक रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या उससे इग्नोर कर रही है।
और तभी महेश के इंस्टाग्राम जोकर अकाउंट पर संध्या का मैसेज आया। संध्या का मैसेज देखकर महेश थोड़ा हैरान था। महेश ने वीडियो कॉल कनेक्ट किया। संध्या जोकर से बात कर रही थी। हेलो जोकर। हेलो संध्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे एक गलती हो गई है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कैसी गलती संध्या? मैं महेश को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। ओके देन। फिर लास्ट वीक मैं एक ट्रिप पर गई थी। मैंने महेश को कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, पर एक्चुअली में मैं उस ट्रिप पे एक लड़के के साथ गई थी और हमारे बीच में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और महेश के साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बात जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो आग बबूला हो रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। जोकर ने संध्या के सामने हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन शुरू कर दी। संध्या, अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम सब मानोगी। हाँ। तुम जिस लड़के के साथ ट्रिप पर गई थी, क्या वो महेश से बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें महेश के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बस झिझक है कि उसे कैसे बताऊं। संध्या, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। वो धोखा था, धोखा। महेश ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है। विश्वासघात की तुम्हें सजा मिलेगी। वो तुम्हें मार देगा। संध्या को अपने कमरे में दिखने लगा। ये संध्या का भ्रम था। महेश के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और महेश उस चाकू से संध्या को मारने आ रहा था। मुझे माफ कर दो महेश, माफ कर दो मुझे। महेश से बचने के लिए संध्या घर से बाहर निकली और टेरेस की ओर चल पड़ी। महेश चाकू लेकर उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच गया। जब उसने टेरेस पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहाँ हो तुम संध्या? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जब महेश ने उस बिल्डिंग के टेरेस से झांक कर देखा तो उसे संध्या की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई दिखी। जब ये बात महेश के बॉस को पता चली तो महेश को तुरंत काम से निकाल दिया गया। अब महेश ने खुद से ही इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया और रात में लोगों को कॉल करके डराने लगा। महेश एक साइको बन चुका था। उसे लोगों को डराकर मारने में बहुत मजा आता था। मैं हूँ इंस्टाग्राम का भूत। किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया
या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई। शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते, मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया। इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकालकर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसकी बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो?
मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भारत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले हैं, आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी, नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक, इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी, मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा।